नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं नीता सिंह। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे खेती किसानी और पशुपालन से जुड़े अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं। आप भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप सवाल पूछिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे खास मेहमान। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज के विषय कौन से हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा विषय है बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल और दूसरा विषय है मुर्गी पालन। इन दोनों विषयों से जुड़े सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। और आइए अब आपको बता दें हमारा टोल फ्री नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये दोनों ही टोल फ्री नंबर हैं। आप इन दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो मेहमान। आइए आपको मिलवाते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर JPS डबास, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं IARI पूसा नई दिल्ली से। आपका स्वागत है। थैंक यू। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर हिमांशु पांडे, सहायक प्राध्यापक हैं RPS कॉलेज कानपुर से। आपका भी स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और सबसे पहले डॉक्टर डबास से जानते हैं कि मौसम बदल रहा है, बरसात शुरू हो चुकी है, और ऐसे मौसम में जब बरसात हो तो पशुओं का ध्यान कैसे रखा जाए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब मौसम बदलता है और खासकर गर्मी से जब हम बरसात में प्रवेश करते हैं तो कीट पतंगे बहुत हो जाते हैं जो पशुओं को तंग करते हैं। इसके साथ साथ में हरे चारे की थोड़ी सी जो कमी होती है वो भी दूर होने लगती है। और इसके अलावा खासकर जो हमारी भैंसें हैं उनमें ब्याज शुरू हो जाता है। और ये ऐसा समय है जब हमें बीमारी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वातावरण में नमी बढ़ जाती है, गर्मी होती है और इससे पशु काफ़ी बेचैन रहता है। इसलिए उसकी रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके खान पान की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो भैंस ब्याने वाली हैं, गर्भित हैं, उनके खाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसका स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि पानी की कमी ना हो, स्वच्छ पानी की, और साथ में गंदगी से हमें बचाना है, क्योंकि गंदगी से बहुत सारे मच्छर मक्खी और कीड़े जो उसको तंग करते हैं। इसके अलावा एंडो और एक्टो पैरासाइट वो भी दिक्कत कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो पशुपालक हैं उन्होंने टीके लगवा लिए होंगे, मुँह खुर का भी और कम से कम गलघोटू का भी टीका लगवा लिया होगा, क्योंकि दो ऐसी बीमारी हैं जो इस समय भयंकर रूप धारण कर लेती हैं और ये पशुओं को में काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये काम मेरे साथ पशुओं ने, हमारे पशुपालक हैं, उन्होंने कर चुके होंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी, तो ये तो बात है, विशेष ध्यान रखने योग्य बातें बताई डॉक्टर डबास ने। आइए देख लेते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। इस समय पशुओं के रहवास के साथ साथ खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस समय पशुओं को ज्यादा से ज्यादा हरा चारा देने का प्रयास करें, क्योंकि हरे चारे में 70 से 90% तक पानी की मात्रा होती है, जो कहीं न कहीं शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखने में सहायक है। पशुपालक हरे चारे का पहले से इंतजाम रखें। इस मौसम में पशुओं को भूख कम व प्यास अधिक लगती है, इसीलिए पशुओं को दिन में 3 से 4 बार पानी पिलाएं और हर बार ताज़ा पानी ही दें। यदि पानी में थोड़ी मात्रा में नमक और आटा मिलाकर पिलाएं तो अधिक उपयुक्त रहता है। इससे अधिक समय तक पशु के शरीर में पानी की आपूर्ति बनी रहती है, जो शुष्क मौसम में फायदेमंद है। शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए सुबह शाम नहलाएं। इस समय पशुओं का दूध उत्पादन भी कम हो जाता है, इसीलिए इनके खान पान में हरे चारे के साथ साथ पोषक तत्व भी दें। पशुओं को गर्म हवाओं से बचाने के उपाय करें। इसके लिए उन्हें हवादार या छायादार स्थान पर बांधें। कुछ पशुपालक पंखा या कूलर लगाकर भी पशुओं को बेहतर माहौल दे सकते हैं, या फिर पशु आवास के सामने खस या जूट के बोरे का पर्दा लगाएं। पशुओं के साथ साथ नवजात को भी विशेष देखभाल की जरूरत होती है। जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे के नाक और मुंह से सारा म्यूकस निकाल देना चाहिए। इससे बच्चे को सांस लेने में परेशानी नहीं होगी। जन्म के आधे घंटे के अंदर बच्चे को खीस जरूर पिलाएं।
इसके अलावा पशुओं को इस मौसम में खुरपका, मुंहपका और गलघोंटू बीमारी का टीका लगा दें। पशुओं में बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से परामर्श लें। और आइए बात करते हैं डॉक्टर पांडे से। डॉक्टर हिमांशु पांडे, अगर मुर्गी पालन की बात करें तो बरसात के मौसम में किस तरह की दिक्कतें पेश आ सकती हैं? देखिए, बरसात के मौसम में जहां तक बात है मुर्गी पालन की, तो मैं बताना चाहूंगा कि मुर्गियों का जो शेड है उसकी सफाई अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि इस मौसम में वातावरण चेंज होने पर जो है वायु परजीवी वगैरह का अटैक हो सकता है। तो आसपास शेड के पानी कहीं ना भरा रहे और जो भी पर्दे वगैरह लगे हुए हैं वो पर्दे पूरी तरीके से उनकी सफाई होनी चाहिए। यदि पर्दे में थोड़ी सी भी गंदगी होगी तो जो उसमें फफूंद वगैरह लग के हमारे जो पक्षी होंगे उनको दिक्कतें आ सकती है। और अच्छा यही होगा कि जो पोल्ट्री शेड है उसकी अच्छे सफाई कर दें, चूना वगैरह से पुताई कर दें। और इस समय यदि कोई बच्चे लाए जा रहे हैं, जो पोल्ट्री चिक्स लाए जा रहे हैं, उनकी जब आप एंट्री करें तो जो भी हमारा अंदर काम करने वाले व्यक्ति हैं वो बिल्कुल हाइजीन मेंटेन रखें और एक एक करके चिक्स को छोड़ें। और पीने के जो पानी होता है उसका विशेष ख्याल रखें। पानी की टंकी जहां से पानी चलता है बिल्कुल साफ होना चाहिए। थोड़ी सी भी गंदगी जो होती है वो निश्चित तौर पर हमारे जो चिक्स का है वो उसका जो वजन है या जो उसका प्रोडक्शन है उसको निश्चित तौर पर प्रभावित कर सकती है। तो गंदगी से बचाएं और वातावरण का जो है साफ सफाई मेंटेन रखें। और जो खिलाई पिलाई है इसके लिए अधिक प्रोटीन वाला जो दाना है वो इस मौसम में दें, क्योंकि जो पौधे होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, उनको अधिक प्रोटीन की आवश्यकता इस समय पड़ जाती है, क्योंकि जो मौसम है वो बदल रहा होता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखें। और जो भी हमारे चिक्स है उनको वैक्सीनेशन, टीकाकरण प्रॉपर रूप में हो जाना चाहिए। यदि प्रॉपर टीकाकरण नहीं हुआ है तो टीकाकरण अवश्य करवा लें। जी, डॉक्टर पांडे कह रहे हैं कि साफ सफाई का खास ध्यान रखें और जिससे कि उत्पादन अच्छा रहेगा। आइए देख लेते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। कुक्कुट पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम कीमत से शुरू किया जा सकता है और एक बार शुरू होने के बाद ये व्यवसाय चलता रहता है और बढ़ता रहता है। जो किसान कुक्कुट पालन शुरू करने जा रहे हैं वो कुछ खास बातों का ध्यान रखें, क्योंकि जरा सी चूक से बड़ा नुकसान होने की आशंका रहती है। इसलिए मुर्गे पालकों को चाहिए कि वो चूजों को खरीदने से लेकर उनको बेचने तक काफी ध्यान दें। चूजे लेने से पहले बाड़े को कीटाणुनाशक दवा से अच्छी तरह धो लें और दीवारों पर भी छिड़काव कर दें। इसके अलावा चूजे स्वस्थ हों और ऐसी जगह से खरीदें जहां जन्मजात बीमारियां न हों। साथ ही चूजों को खरीदते समय ध्यान रखें कि रानीखेत बीमारी का F1 स्ट्रेन और मेरेक्स बीमारी का टीका लगा होना चाहिए। तापमान का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चूजों को सही ताप की जरूरत होती है। मुर्गी पालन में 70% खर्च दाने पर होता है। मुर्गी को ताजा और संतुलित आहार दें। उम्र के आधार पर विभिन्न तैयार आहार दें। दाने को नमी रहित जगह पर रखना चाहिए, नहीं तो दाने में फफूंद लग सकती है, जिससे मुर्गियों में बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। एक चूजे के लिए 0 से 8 सप्ताह की आयु तक स्टार्टर आहार, 8 से 20 सप्ताह की आयु तक ग्रोवर आहार और खाद में लेयर दाना देना चाहिए। आमतौर पर एक चूजे को मुर्गी बनने के लिए लगभग 13 किलो दाने की जरूरत होती है। दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि बीमारियों से कुक्कुट पालन को काफी नुकसान होता है। ऐसे में बीमारियों का सीधा असर मुर्गी के उत्पादन पर पड़ता है। ऐसे में बीमार मुर्गी को तुरंत स्वस्थ मुर्गी से अलग कर देना चाहिए। इससे काफी हद तक बीमारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही रानीखेत, चेचक, लिम्फोसाइट, मेरेक्स रोग, कोराइजा तथा कुलाई रोग के लिए समय समय पर टीकाकरण जरूर कराना चाहिए।
डॉक्टर डबास हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कि इस मौसम में कैसे पशुओं का बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर डबास, आपने बताया कि बरसात के मौसम में पशुओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कीटों से, लेकिन क्या कोई रोग भी हैं जो कि बरसात के मौसम में ख़ास तौर से पशुओं को नुकसान पहुँचा सकते हैं? बरसात के मौसम में एक नहीं कई सारे रोग हैं। सबसे जो खतरनाक बीमारी है खासकर दूसरे पशुओं में, वो है मुंह पका और खुर पका। और इस समय बीमारी भयंकर रूप से फैलती है अगर इसके हम उपचार ना करें तो। सबसे पहली बात तो ये है कि पशुपालकों को अपने पशुओं में इसका टीकाकरण करवा लेना चाहिए। और जब भी नया पशु खरीदें तो ऐसी जगह से खरीदें जहाँ पे तो टीकाकरण हो चुका हो, या उस पशु को इस किस्म के चिन्ह दिखाई ना दें, और या उसको अलग रखें। दूसरी बात है, जब भी आपको कोई बीमार पशु दिखाई दे तो उसको अलग करना जरूरी है, क्योंकि ये एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है, छूत की बीमारी है और काफ़ी नुकसान करती है। इसके बाद एक दूसरी जो बीमारी है जो सबसे खतरनाक है, वो गलघोटू है, जो कि एक जीवाणु के कारण होती है। इसका भी टीका लगता है। तो मैं सभी पशुपालकों से अनुरोध करूंगा कि टीकाकरण यानी कि बचाव में ही फायदा है, क्योंकि बीमारी आने के बाद इसकी रोकथाम करना बड़ा मुश्किल होता है और इसमें पशुओं में बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाती है जी। तीसरी बात आती है पशुओं के अंदर, क्योंकि बरसात के मौसम में पेटों में कीड़े पैदा हो जाना जो उनके स्वास्थ्य को प्रभाव करते हैं, और जो नवजात शिशु हैं उसमें ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इस किस्म की जो बीमारी आती है तो पहले से ही हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और पशुओं में मौसम बदलने के साथ साथ भी कुछ बीमारियां हो जाती हैं, इसके लिए हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पशुओं के अंदर बीमारी ना आए, क्योंकि बचाव में ही ज़्यादा फायदा है। बीमारी आने के बाद पशुओं को नुकसान ज़्यादा होता है, पशुपालक को पैसा भी लगता है और कई बार पशु की जान चली जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें पहले उपचार से पहले बचाव का ही हमने अपनाना चाहिए। जी, तो उपचार से पहले बचाव की नीति अपनानी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर डबास कह रहे हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ने लग गए हैं। चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या है आपका सवाल? हेलो। हाँ जी, पूछिए। भजन लाल जी, पूछिए। हाँ सर, मैडम मेरे एक भैंस है, उसका क्या है कि 3-4 बार सांप आए और उसका कृत्रिम गर्भाधान करवाया। मैडम नाम मदन लाल है, भजन लाल नहीं है। जी जी जी, पूछिए अपना प्रश्न। तो वो क्या है कि अभी रिपीट हो रही है मैडम। जी डॉक्टर डबास, आप बदनलाल जी जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि कई बार हम जब भैंस को या गाय को आगे का करवाते हैं तो वो रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि कई बार बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि उसमें अगर कोई संक्रमण हो गया है तो वो बार बार रिपीट करेगी और वो गर्भधारण नहीं करेगी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर से की सलाह लें और डॉक्टर को दिखाएं। दूसरा कई बार कारण होता है कि पशुओं में कुछ खास सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उससे भी कई बार ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन क्योंकि आपने 1-2 बार करवा चुके हैं, इसलिए डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, उसकी सलाह लेना बहुत जरूरी है और उसकी सलाह के आधार पर आप चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये एक संक्रमण की बीमारी काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए आप डॉक्टर की सलाह लें और आप पास के अपने पशु चिकित्सक को उसके पशु की जांच अवश्य करवाएं। जी, उम्मीद करते हैं मदन लाल जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ डॉक्टर पांडे भी मौजूद हैं, हम बात कर रहे हैं उनसे मुर्गी पालन पर। डॉक्टर पांडे, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मुर्गी पालन किसी किसान भाई को करना हो तो किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कैसे शुरुआत कर सकते हैं? जी, निश्चित तौर पर देखिए, जो मुर्गी पालन करना चाहता है, पहली चीज तो है कि स्थान का चुनाव। स्थान सही चुनने के लिए सदैव ऊंचा स्थान होना चाहिए। यदि निचला स्थान होगा तो निश्चित तौर पर मुर्गी पालन मुश्किल हो जाएगा, वहां पर बारिश का पानी भरेगा तो पैरासाइट वगैरह पनपने की। तो ऊंचा स्थान हो। और दूसरी चीज है कि जो उसने शेड बना रखा हो उसमें 1 फुट के पश्चात कम से कम 5 फुट तक की जाली दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आर पार हवा जानी चाहिए। और ये विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि शेड की चौड़ाई कभी भी 30 फुट से अधिक ना हो। 30 फुट से अधिक यदि चौड़ाई होगी, क्योंकि जो मुर्गियां होती हैं उनके शरीर में पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं, इसलिए 30 फुट से अधिक हमारा चौड़ा शेड होगा तो हवा आर पार नहीं जाएगी, उससे दिक्कत हो जाएगी। लंबाई कितनी भी रख सकते हैं, चौड़ाई 30 फुट से अधिक न रखें। उसके साथ साथ जो भी आप चिक्स वगैरह लाते हैं, उन चिक्स को लाने के समय आप ये चीज ध्यान रखें कि उनको लाने के समय दिन के समय में कभी ना लाएं। अधिक तापमान होगा तो चिक्स वगैरह जो होते हैं उनकी डिलीवरी में दिक्कत आ जाएगी। तापमान से हमारा जो चिक्स है उसकी मोर्टेलिटी, मृत्यु दर प्रारंभ हो जाएगी।
तो हमेशा अर्ली मॉर्निंग आप डिलीवरी लीजिए और उसके साथ साथ उसका खान पान का विशेष ख्याल रखें। शुरुआत के 2-3 दिन में चिक्स हमारा नाजुक होता है, उसको विटामिन की, एंटीबायोटिक्स की, इन दवाओं की आवश्यकता होती है। वो प्रॉपर वे में हमारे जो भी करने वाले मुर्गी पालक हैं उनको ट्रेनिंग ले लेना चाहिए, जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। वो सब दवाएं प्रॉपर वे में देंगे तो मुर्गी पालन जो है आपका अच्छा जाएगा। और बारिश के मौसम में शेड की सफाई प्रॉपर वे में रखें। चूने से यदि आप नया शेड प्रारंभ कर रहे हैं पालन, तो आप चूने से उसकी अच्छी तरह से पुताई कर दीजिए और सप्ताह में कम से कम एक बार जो भी आपने लीटर बिछा रखा है या लकड़ी का बिछावन है या मिट्टी का है, उसमें एक बार खुदाई जरूर कर दीजिए स्क्रैपर से। जिससे खुदाई वगैरह करेंगे तो दूसरी जो लीटर से बीमारी जो फैलने की संभावनाएं होती हैं वो नहीं फैलती हैं। और पानी बिल्कुल स्वच्छ चलाएं। पानी स्वच्छ नहीं रहेगा तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं और हमारे जो मुर्गियों को दिक्कत आ सकती है। और जो टीकाकरण है उसका विशेष ख्याल रखें। टीकाकरण ब्रॉयलर मुर्गियां, मांसल और अंडे वाली दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। पूरे टीकाकरण फॉलो करिए वैज्ञानिक विधि से, तो निश्चित तौर पर जो आपका मुर्गी पालन है आपको अधिक से अधिक फायदा देगा। जी जी, तो डॉक्टर पांडे जानकारी दे रहे थे कि मुर्गी पालन के लिए क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का हेलो किसान में स्वागत है। मेहमानों के साथ चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र से कॉल कर रहे हैं। पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या है आपका सवाल? हेलो जी, हेलो। हाँ मैडम। राहुल जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैडम मेरा सवाल ये है कि मुझे मतलब शुरुआत से स्टार्ट करना है पशुपालन के। जी, पशुपालन का ये करना है। कोर्स का मतलब धनराशि का नहीं है मैडम, मतलब शुरुआत से स्टार्ट करना है। जी जी, तो डॉक्टर अब्बास से जानना चाहते हैं। राहुल जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आप पशुपालन शुरू करना चाह रहे हैं। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसके लिए प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे किसान हैं वो तो सदियों से ये काम करते आ रहे हैं, तो वो जनरेशन टू जनरेशन सीखते रहते हैं। लेकिन जो बहुत से नवयुवक हैं जो इसे व्यवसाय के तौर पर अपनाना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि एक ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग उनको पता लगेगा कि उनकी कौन कौन सी नस्ल के वो पशु रख सकते हैं, सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, उनका लाभ वो कैसे ले सकते हैं। और जब पशुपालन हम शुरू करते हैं तो उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे अभी डॉक्टर पांडे जी बता रहे थे, जैसे मुर्गी पालन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम आवास व्यवस्था की सोचते हैं कि हमें कितने पशु रखने। उसी के आधार पर हमें उसकी आवास व्यवस्था बनानी पड़ती है, उनको रहने का प्रबंध करना पड़ता है, पानी का प्रबंध करना पड़ता है और साथ साथ में उनके हरे चारे के और दाने का प्रबंध करना पड़ता है। इसके साथ जब हम पशु खरीदने जाते हैं तो हमें एक जगह ट्रेनिंग होगी तो हम सीख से पहचान पाएंगे कि वो पशु का क्या गुणवत्ता है, कितना दूध दे सकता है और दूध देने के साथ उसकी आहार व्यवस्था क्या होनी चाहिए। और जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो ट्रेनिंग अवश्य लेनी चाहिए। और ट्रेनिंग का जो प्रबंध है वो सरकार ने हर जिले में कर रखा है। हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है और हर कृषि विज्ञान केंद्र में ये प्रयास किया जाता है कि एक जो विशेषज्ञ है वो पशुओं का विशेषज्ञ हो, जो पशुओं के संबंधी ट्रेनिंग दे सके और साथ साथ में जो किसानों के सवाल हैं या जो उनकी शंकाएं हैं
उनको दूर कर सके, तो उसके बारे में ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके अतिरिक्त हमारा एक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, उनका अपने कृषि विज्ञान केंद्र भी है, एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। यहाँ पे भी जो व्यावसायिक तौर पे पशुपालन करना चाहते हैं उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है, और किस तरह से हम शुरुआत कर सकते हो सबकी जानकारी दी जाती है। तो सबसे पहले राहुल जी आपको एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और ट्रेनिंग लेने के बाद ये सोचना चाहिए आप कितने बड़े स्तर पे करना चाहते हैं, आप उसमें चारे और दाने का प्रबंध कैसे करेंगे, जो उत्पाद आएगा उसकी विपणन कैसे करेंगे। ये सब चीज़ों की जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक व्यवसाय में हमें देखना पड़ता है कि हमें कितना खर्च कर रहे हैं और कितनी हमें आमदनी होने जा रही है, और जो गलतियां हैं उनको हम पहले दूर कर सकते हैं अगर हम एक सही से ट्रेनिंग लेते हैं। और कुछ सफल पशुपालकों से आपको मिलना भी चाहिए, जिससे कि आप पशुपालन के बारे में कुछ नया जान सकें, और शुरुआत करने से पहले ही आपको एक आरंभिक जो ज्ञान होना चाहिए वो पूरा ज्ञान हो जाए। पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि डॉक्टर पांडे ने बताया, अगर पानी की दिक्कत होती है तो पशुओं में बहुत सारी बीमारी भी हो सकती हैं, और पानी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत आवश्यक है। दाने के बाद में पानी का नंबर बल्कि दाने से पहले है, क्योंकि पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, और पशु जो पोषण की व्यवस्था उसके बाद आती है। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी, तो ध्यान रखें कि खाने से ज़्यादा पानी ज़रूरी है, जैसे कि डॉक्टर डबास जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर पांडे, अगर मुर्गी पालन करना है तो कितने पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी अगर कोई शुरुआत करना चाहे, कितना पूंजी निवेश करना पड़ेगा, और क्या इसमें भी प्रशिक्षण की ज़रूरत है? जी देखिए, निश्चित तौर पर जहां तक बात है कि मुर्गी पालन में प्रशिक्षण की, तो प्रशिक्षण के बिना हम कोई भी व्यवसाय शुरू नहीं कर सकते हैं। इस मुर्गी पालन के लिए प्रशिक्षण केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली में है, वहां से, या कोई भी जिले का कृषि विज्ञान केंद्र हो, या कोई भी राज्य सरकार का कृषि विभाग हो, वहां से जाके प्रशिक्षण 7 दिन से लेकर 15 दिन तक के होते हैं, प्रशिक्षण ले सकता है। मांसल मुर्गी और अंडे वाली मुर्गियां सभी के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। और जहां तक बात है कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है, तो यदि हमारा कोई भी किसान मांस वाली मुर्गियां पालने जा रहा है तो व्यावसायिक फायदा लेने के लिए कम से कम उसे अपनी इकाई 1000 मुर्गियों से चालू करनी चाहिए। 1000 मुर्गियों के लिए यदि वो शेड रेंट पर लेता है, किराए पर लेता है, तो उसको तकरीबन 1 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। और यदि शेड उसका अपना खुद का बना हुआ है तो उसको लगभग 90,000 रुपए की आवश्यकता होती है। 1000 मुर्गियां वो पालने जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारे जो मुर्गी पालक हैं उनको किसी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आप नाबार्ड बैंक के प्रोजेक्ट हैं जिनमें की 10% तक की छूट मिलती है, उन प्रोजेक्ट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अब तो ये भी अच्छा हो गया है कि केंद्र सरकार के साथ साथ यदि आप राज्य सरकार के भी प्रोजेक्ट फॉलो करते हैं तो दोनों में ही आप सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज बड़ी अच्छी है, तो पैसा कहीं आड़े नहीं आएगा। और यदि अंडा उत्पादन का आप कार्य करने जा रहे हैं तो आपको तकरीबन 3 से 4 लाख तक की पूंजी 1000 पक्षियों को पालने में लगती है, क्योंकि अंडा उत्पादन 5वें महीने से प्रारंभ होता है। तो ज़्यादा लागत नहीं आती है। डॉक्टर पांडे जानकारी दे रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूसुफ खान ने कॉल किया है वर्धमान से। पूछिए यूसुफ जी, आप क्या जानना चाहते हैं? मैडम, हम लोग बंगाल से बोल रहे हो। जी बताएं। दो गाय है ना, वो देसी वाला, तो लेकिन वो 4 से 5 लीटर वाला दूध देता है। हम लोग मांगता है 10 लीटर वाला दूध, कहाँ से पाऊँ वो? अच्छा जी यूसुफ खान जी, आपने जो गायों की बताई है कि आपकी जो देसी गायें वो दूध कम दे रही हैं और आप दूध ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। दूध ज़्यादा प्राप्त करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है तो हमारी गाय की नस्ल अच्छी हो, जो ज़्यादा दूध उत्पादन की क्षमता हो। उसके लिए क्रॉस ब्रीडिंग या संकर नस्ल की गायें अधिक दूध देती हैं, लेकिन संकर नस्ल की गायें जो अधिक दूध देती हैं उनको अधिक केयर की भी आवश्यकता होती है, ध्यान देने की भी आवश्यकता होती है। तो एक तो वो है। दूसरा ये कि हम देसी गाय की हमारी नस्ल अच्छी हो, साथ साथ में उसका खान पान भी ठीक हो, रहन सहन भी ठीक हो। क्योंकि नस्ल के बाद में जो दूसरा नंबर आता है वो खान पान का और रहन सहन का आता है, तो उससे भी हम दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा खान पान और रहन सहन ठीक है तो हम दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। गाय को हरे चारा प्रचुर मात्रा में मिलना चाहिए, पानी समय समय पर मिलना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। इसके अलावा जो उसकी रहने की व्यवस्था है वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए, हवादार जगह होनी चाहिए, तो वो अच्छा दूध उत्पादन देती है। लेकिन अगर आपको उत्पादन 20 और 25 लीटर लेना है तो उसके लिए आपको संकर गायें अगर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। और इन गायों से भी आप संकर गायें पर्याप्त कर सकते हैं। अगर इनमें जो कृत्रिम गर्भाधान करवाएंगे उस समय आप संकर गाय के अगर वीर्य का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो आने वाली जो बच्चियाँ है
वो आपको संकर नस्ल की मिलेगी, उसके दूध उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन जब भी हम कोई दूध उत्पादन क्षमता की बात करते हैं या हमें गर्भाधान करवाना होता है तो हमें ये देखना चाहिए जो वीर्य हम जो प्रयोग कर रहे हैं जिस गाय का, जिस सांड का, उसकी माँ ने कितना दूध दिया है, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूध उसकी माँ ने दिया होगा उतने ही ज़्यादा दूध की हमें बच्चियाँ पैदा करने की कोशिश हमें मिलने की संभावना रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जहाँ पे हम नेचुरल सर्विस करवाते हैं वहाँ पे हमें देखना होता है कि सांड की माँ का जो दूध उत्पादन क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उतने उसका बच्चा दूध उत्पादन क्षमता ज़्यादा दे पाएगा। तो नस्ल सुधार के लिए बहुत ज़रूरी है, सरकार की योजनाएं भी हैं। आप अपने जो जिले के जो हमारे पशुपालक अधिकारी हैं उनसे अगर आप संपर्क करेंगे तो आपको पूरी जानकारी देंगे। कोई सरकार की योजना है कि पशुपालकों को उनके घर पे ही एक तो टीकाकरण की व्यवस्था मिले और साथ साथ में जो गर्भाधान की व्यवस्था भी राज्य सरकारें करती हैं, तो उसका भी आप लाभ उठा के अपनी आने वाली जो बच्चियां हैं उनका दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जी, तो जैसे कि डॉक्टर अब्बास कह रहे हैं कि सरकार ने भी तमाम सुविधाएं दे रखी हैं पशुपालकों को जिसका कि लाभ आप उठा सकते हैं। डॉक्टर पांडे ये बताइए कि अगर हम मुर्गियों की प्रजातियों की बात करें तो कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि हम जब कोई शुरुआत करें मुर्गी पालन की तो उसको पालनी चाहिए? जी देखिए, निश्चित तौर पर मुर्गी पालन में 3 तरह का एक तरीके से मुर्गी पालन होता है। एक तो हमारा मांसल मुर्गी पालन होता है जो मांस के लिए किया जाता है, दूसरा हमारा अंडे के लिए मुर्गी पालन होता है, तीसरा मांस एवं अंडे दोनों के लिए मुर्गी पालन होता है। तो मांस वाले मुर्गी पालन के लिए काब 100 और काब 400 2 स्ट्रेन होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। इनमें वनराजा, गिरिराजा, ग्राम प्रिया, कैरी 106 इस तरीके की जो प्रजातियां हैं या असील है इनका चयन कर सकते हैं। और जहां तक अंडे वाली जो प्रजातियां होती हैं उसमें व्हाइट लेघार्न जिसे कि BB 300 के नाम से जाना जाता है, यह प्रजाति एक वर्ष में 300 अंडे तक देती है और इसका चयन करें। पूरे भारतवर्ष में यह उपलब्ध है, हर जगह पर जो हैचरी है उससे उपलब्ध हो जाएगी। उसके अलावा रोड आइलैंड रेड ये पक्षी जो होता है बिल्कुल देसी पक्षी की तरह कैसे देखने, जैसे वनराजा गिरिराजा होते हैं उसकी तरह से देखने में लगता है, इसका चयन अंडे उत्पादन के लिए कर सकते हैं। यह 180 से 220 अंडे तक देता है। इसके अलावा रोडो व्हाइट एक प्रजाति है जो कि तकरीबन 220 अंडे के आसपास देती है। और इसके अलावा इटालियन वर्ग का एक मिनोरिका पक्षी होता है जो भी अंडे का उत्पादन अच्छा करता है और 240 अंडे के आसपास देता है। तो ये जो प्रजातियां मैंने बताई, पर अंडे उत्पादन के लिए व्हाइट लेघार्न जो प्रजाति है वो बेस्ट है। और मांस उत्पादन के लिए आप चाहे वनराजा हो या गिरिराजा हो या आप काब 400 जो होते हैं, इनके पक्षी धीरे धीरे बढ़ते हैं पर इनकी मृत्यु दर कम होती है। और जो काब 100 स्टैंड के पक्षी होते हैं मांसल, वो तेजी से बढ़ते हैं, उसमें मृत्यु दर अधिक होती है। तो आप काब 400 का चयन कर सकते हैं, वनराजा का चयन कर सकते हैं, गिरिराजा का चयन कर सकते हैं मांसल में। तो इस तरीके से अंडे और मांस वाली आप प्रजातियों का चयन करेंगे तो आपका जो है उत्पादन बढ़िया रहेगा। जी डॉक्टर पांडे, आपके लिए एक सवाल है, कॉल कर रहे हैं रविंदर, इन्होंने कॉल किया है झुंझुनू राजस्थान से। पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार मैडम, मैं रविंदर धायल भोजनगर झुंझुनू राजस्थान से बात कर रहा हूँ। नमस्कार मैडम, मुझे ये जानना है कि मुर्गी पालन के लिए देसी मुर्गी पालन करना ज्यादा अच्छा है या फिर जो हाइब्रिड मुर्गी पालन है वो ज्यादा अच्छा रहता है? जी देखिए रविंदर जी, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि आप देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं या हाइब्रिड। देसी का अर्थ हो गया कि आप अपने यदि घर के पीछे मुर्गी पालन बैकयार्ड स्तर पर करना चाहते हैं, 100-200 मुर्गियां रखना चाहते हैं, तो आप देसी मुर्गी पालन कर सकते हैं जिसकी मैंने आपको प्रजाति बताई। मांसल भी है और अंडे दे देती हैं, वनराजा, गिरिराजा, ग्राम प्रिया, कैरी 106 इनका चयन कर सकते हैं। पर यदि आपने जो दूसरा वर्ड यूज किया हाइब्रिड, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यदि अपना शेड बनाकर आप मुर्गी पालन करेंगे और 1000 से अधिक पक्षी व्यावसायिक स्तर पर रखेंगे तो उसको हम आपकी भाषा में हाइब्रिड मुर्गी पालन बोल सकते हैं। आज की जो मांग है वो देसी के साथ साथ हाइब्रिड की भी है, क्योंकि आपको अधिक पैसा यदि कमाना है तो आपको हाइब्रिड की तरफ भी मुड़ना आवश्यक है। यदि आप हाइब्रिड मुर्गी पालन की तरफ जाएंगे, व्हाइट लेघार्न प्रजाति का चयन करते हुए अंडा उत्पादन की तरफ जाएंगे, क्योंकि अंडा उत्पादन में आपको साल भर लगभग रेट 1 से मिलते हैं और आप 1000 पक्षी पालकर यदि इसका पालन चालू करेंगे तो निश्चित तौर पर आप फायदे में रहेंगे। और यदि आप मांसल मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो काब 400 को 1000 पक्षियों के साथ रखकर रविंदर जी चालू करिए, तो आपको उसमें ज्यादा फायदा होगा। और यदि आपके पास
पूंजी की थोड़ी सी कमी है और घर के पीछे आप जमीन का यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, घर की चीजों को खिलाकर पालना चाहते हैं पक्षी, तो फिर देसी में आप जा सकते हैं और वनराजा गिरिराजा प्रजाति का चयन कर सकते हैं। पर आप कोई भी पालन करने के पूर्व प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय या केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान से अवश्य ले लें। जी, तो उम्मीद करते हैं रविंद्र आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हेलो किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का हेलो किसान में स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर डबास मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि बदलते मौसम में पशुओं का ध्यान कैसे रखा जाए। डॉक्टर डबास, बरसात का मौसम है, तो क्या इस मौसम में पशुओं के खान पान में भी कुछ बदलाव लाना चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा। खान पान से ही हमें उत्पादन मिलता है और खान पान से ही हमारे पशुओं की वृद्धि होती है। जो छोटे बच्चे बच्चियाँ हैं उनसे वृद्धि होती है। तो अगर सही खान पान नहीं होगा तो दिक्कत आती है। दूसरी बात, इस समय नमी बढ़ जाती है और नमी बढ़ने से कई बार उनके खान पान जो हमने रखा हुआ, जो सामान रखा हुआ है खाने का, उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस डेवलप हो जाती है, तो पशुओं को बीमार भी कर सकती है। तो एक तो हमें जो भी हमारा दाना रखना है वो बिल्कुल सूखी जगह पे, ठंडी जगह पे रखें, जहाँ पे कोई नमी का प्रभाव कम से कम हो, जिससे उसमें कोई खराबी ना आए। दूसरी बात ये है कि हमें पशुओं को चारा बिल्कुल ताज़ा खिलाना चाहिए। अगर हरा चारा भी खिलाना है तो बिल्कुल ताज़ा खिलाएं, उसको कई दिनों तक ना रखें, क्योंकि उसमें भी नमी की वजह से फंगस आ जाती है। नमी बढ़ जाती है तो फंगस उसमें फिर दिक्कत कर सकती है। इसके साथ साथ में हमें पशुशाला को साफ सुथरा रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और खान पान में हमें देखना चाहिए कि हम किस किस्म के पशु को खान पान दे रहे हैं। अगर बढ़ने वाला पशु है तो उसके बढ़ने के आधार पर हमें उसको अधिक जो चारा और दाना देना चाहिए, हरे चारे के साथ साथ में। और हरा चारे की मात्रा अगर कम है तो दाने की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। और जो दाना है उसका इस प्रकार से उसका मेकअप होना चाहिए कि 1/3 खल, 1/3 कोई भी अनाज और 1/3 चूरी। इसके साथ साथ में खनिज लवण का भी प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और इन सब खनिज लवणों का जब प्रयोग करेंगे तो पशुओं को एक तो उसकी वृद्धि अच्छी होगी। और जो दुधारू पशु हैं उनको दूध उत्पादन के आधार पर हमें उसकी गणना करनी चाहिए, उनको कितनी मात्रा में दाना देना है। और ये गणना पशुओं में, जब हम दुधारू की जितना दूध दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ पशु हमारे गर्भित होते हैं। तो जो गर्भित पशु हैं, अगर गर्भाधान 5-6 महीने से ज़्यादा हो गया है
तो उनको 1 किलो दाना अलग चाहिए, 1 किलो उनको अपनी मेंटेनेंस के चाहिए और 1 किलो उनको जो पेट में बच्चा पल रहा है उसके लिए चाहिए। और जैसे जैसे गर्भ बढ़ता जाएगा तो इस 1 किलो की मात्रा को हमें बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हमें हमारे पशु का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और साथ साथ में जो पशु उनके जो बच्चा उनके पेट में पल रहा है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो और ठीक से वो काविंग हो, ठीक से उसको दूध उत्पादन शुरू हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जो पशु दुधारू हैं उनको दूध के आधार पर हमें गणना करनी चाहिए, यानी कि 1 किलो तो उनके में अपने मेंटेनेंस के लिए राशन मिलना चाहिए। उसके बाद में पहले 5 किलो के लिए 1 किलो और उसके बाद में 2.5 किलो के हिसाब से 1 किलो में राशन बढ़ाना है। अगर 15 किलो दूध दे रही है कोई भैंस तो उसको हमें लगभग 6 किलो राशन दाना देना, 6 से 7 किलो दाना देना बहुत जरूरी है अगर हम हरा चारा नहीं दे रहे हैं। और अगर हरे चारे की मात्रा ज़्यादा है तो हम इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन हरे चारे का भी हमें मेकअप देखना पड़ेगा उसमें धान्य फसल है या दलहनी फसल है, क्योंकि दलहनी फसलों से जो प्राप्त हरा चारा होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कुछ ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसके देखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में जो हमारे पशु दूध दे रहा है उसके साथ साथ में अगर वो गर्भित भी है तो उसके लिए भी हमें देखना पड़ता है कि उसके लिए अलग से दाना होना बहुत जरूरी है। तो पशुओं की खान पान की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ में जो हमारी पशुशाला है उसमें हवा का आवागमन खूब अच्छा होना चाहिए। जी, रख रखाव व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर डबास, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजस्थान से कॉल कर रहे हैं। पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या है आपका सवाल? हेलो जी नमस्कार। नमस्कार बाबू जी। बाबू जहांगीर बानी राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी पूछिए सवाल। जी मेरी बछड़ी है 3 साल की जो गाभिन नहीं हो रही है। जी बाबूजी, जब हमारी कोई बच्चिया या कटिया जो कटिया बड़ी हो जाती है या बच्चिया बड़ी हो जाती है तो गाभिन होने की जब समस्या आती है तो उसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो कई बार इनमें कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, यानी कि कुछ खनिज लवणों की कमी हो जाती है। तो हमें अपने पास के पशु चिकित्सक से मिलकर या कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी लेनी चाहिए कि हमारे एरिया में कौन कौन से खनिज की कमी है और हमें खनिज लवण का उसमें जो दाने के साथ साथ में उसको जो हम खाना दे रहे हैं उसमें खनिज लवण का होना बहुत जरूरी है। अगर आप खनिज लवण इसमें ऐड कर देंगे तो उसके गाभिन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। दूसरा कई बार कारण होता है कि उनके जो गुप्तांग है यानी कि जो उनमें कई बार दिक्कत हो जाती है, तो आप उससे डॉक्टर से उनका जांच करवा सकते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। और तीसरी बात ये होती है उसका स्वास्थ्य कैसा है। और कई बार हमारे जो बच्चिया जो कटिया है या बच्चिया है वो हीट में आती है, लेकिन हम उसकी हीट को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और सही से अगर डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो भी हम लोग सोचते हैं कि वो गर्भा उसमें हीट में नहीं आ रही है, तो वो भी देखना बहुत जरूरी है। 3 चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले खनिज लवण अगर आपको सही मात्रा में देंगे तो अपने आप वो गाभिन हो जाएगी। दूसरा, उसको कोई इन्फेक्शन ना हो। और तीसरी बात ये होती है कि उसके जो गर्मी के चिन्ह जो हैं उनको आप ठीक से जांचें। तो अगर जांच करेंगे तो आपको सही पता लग जाएगा कि आपकी गाय गाभिन हो रही है या गर्मी में आ रही है, तो उसको गाभिन करवा सकते हैं। जी, और बात करते हैं डॉक्टर पांडे से। डॉक्टर पांडे, ये बताइए कि आप वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे थे कि वैक्सीनेशन प्रॉपर होना चाहिए मुर्गी पालन में, तो ये वैक्सीनेशन कौन कौन से हैं, कब कब लगाने चाहिए? हाँ जी, देखिए मुर्गी पालन में मांस वाली मुर्गियों के लिए और अंडे वाली मुर्गियों के लिए अलग अलग वैक्सीनेशन है। मांस वाली जो मुर्गियां होती हैं उनको हम जिस समय लेकर हैचरी से आते हैं तो उसमें 1 डे पर पहले ही दिन पर मैरेक्स बीमारी का टीकाकरण होके आता है। फिर हम 7वें दिन पर अपनी जो लाने पर मुर्गी जो फार्म में उनको हम रानीखेत का लासोटा वैक्सीन होता है वो हम उसकी एक बूंद जो उसकी आंख में डाल देते हैं। सभी पक्षियों को हमें वैक्सीनेशन करना चाहिए। फिर 15 दिन पर गंबोरो बीमारी का टीकाकरण हमको एक बूंद उनकी आंख में डालकर करना चाहिए। तो ये मांस वाली जो मुर्गियां होती हैं उनके लिए ये 2 वैक्सीन, रानीखेत का लासोटा और गंबोरो का वैक्सीन देना चाहिए। अंडे वाली मुर्गियों को रानीखेत का लासोटा और गंबोरो के अलावा इनको हम 4थे सप्ताह में रानीखेत का R2B वैक्सीन देते हैं। R2B वैक्सीन जो है उसकी हम मात्रा को लगवा देते हैं, इंजेक्शन के द्वारा हमें इंट्रामस्कुलर लगवाया जाता है। इसके अलावा हमारी मुर्गियों को खांसी की समस्या होती है, इन्फेक्शियस ब्रोंचाइटिस की हमें वैक्सीन 8वें सप्ताह पर लगवानी चाहिए। और साथ में हमारी मुर्गियों को 18वें सप्ताह पर एक ड्रॉप सिंड्रोम, अक्सर देखा जाता है कि अंडे का जो कवच होता है वो पतला हो जाता है, उसका वैक्सीन 18वें सप्ताह पर EDS 76 के नाम से आता है, वो हमें लगवाना चाहिए। वैक्सीनेशन करते समय ख्याल ये रखना चाहिए कि एक भी बूंद टीकाकरण की या टीके की जमीन में न गिरे, नहीं तो असंख्य मात्रा में जीवाणु कीटाणु पनप जाएंगे। बड़े होशियारी के साथ वैक्सीनेशन करना चाहिए। और
कोई भी पक्षी छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा वैक्सीनेशन असफल हो जाता है। और वैक्सीन करने के पश्चात उसकी जो बोतल वगैरह होती है उसको कम से कम अपने फार्म से 250 मीटर की दूरी पर जाकर हमें फेंकना चाहिए या कहीं पर जाकर गड्ढे में दबा देना चाहिए जी। तो यदि किसान साथी हमारे पशुपालक, ये मुर्गी पालक इस चीज का ध्यान रखेंगे, यदि वो ट्रेनिंग अच्छे से लेंगे तो उनको सारी चीजों के बारे में ज्ञान होगा और ये मांसल और अंडे वाली मुर्गियों के अलग अलग टीकाकरण करेंगे सही समय पर, तो उनकी मुर्गियों में रोग नहीं आएंगे, क्योंकि मुर्गियों में रोग आने की संभावना रहती है। रोग कम आएंगे तो उनका जो फायदा है वो तेजी के साथ बढ़ेगा। जी डॉक्टर पांडे, आपके लिए एक सवाल है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चिरंजीव कॉल कर रहे हैं कोलकाता से। चिरंजीव जी पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी। हाँ, मैं कड़कनाथ मुर्गी के बारे में जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब के पास। हेलो, किसके बारे में? कड़कनाथ। अच्छा, कड़कनाथ। देखिए कड़कनाथ मुर्गी। अच्छा, देखिए हाँ, कड़कनाथ जहां तक आप बात कर रहे हैं, कड़कनाथ देसी प्रजाति है मुर्गी की, आप उसको भी पाल सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देती है कड़कनाथ। पर मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप यदि कलकत्ता के क्षेत्र में है तो वहां पर आप कड़कनाथ के साथ साथ वनराजा और ग्राम प्रिया, इन दो प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। इन दोनों प्रजातियों को आप चयन करेंगे तो ये आपको वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस देंगी कलकत्ता के क्षेत्र में, क्योंकि कलकत्ता के जो पोल्ट्री ऑनर्स हैं ज्यादातर वो ग्राम प्रिया और वनराजा का सिलेक्शन करते हैं, तो आप उसका चयन करें। यदि आप कड़कनाथ का भी करना चाहते हैं तो कड़कनाथ को आप किसी हैचरी से वहां पर जाकर ट्रेनिंग ले लीजिए और पास के कृषि विज्ञान केंद्र से जाकर आप संपर्क कर लेंगे तो आपको कड़कनाथ के मिल जाएंगे। कड़कनाथ के आप पक्षी लाकर उनका सही ढंग से पालन करें, उनको आप सही ढंग से खान पान करिए, उनको सही ढंग से आप पानी वगैरह दीजिए, उनका सही ढंग से वैक्सीनेशन करिए, तो उनका वजन अच्छे से बढ़ेगा और बाद में वो आपको, क्योंकि देसी के रूप में होते हैं, अंडे देंगे, उन अंडों के मूल्य भी अच्छे मिलते हैं। जहां तक देखेंगे जितने एनसीआर के रीजन है वहां पर तो देसी अंडों के बहुत ही अच्छे मूल्य होते हैं, तो आप इससे अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। पर इसके साथ साथ आप वनराजा और ग्राम प्रिया का भी चयन कर सकते हैं। जी, तो हमारे दोनों विषय मुर्गी पालन और बदलते मौसम में कैसे रखें पशुओं का ध्यान, इन दोनों ही मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने अपने सवालों के साथ। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। पूछिए आपका क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं?
जी पूछिए अपना सवाल। जी मैडम नमस्ते। नमस्ते। हेलो। जी अनवर खान जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें जिससे कि हम आपका सवाल ठीक से सुन सके। जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी, मैं जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। जी मैम, मैं डेयरी चलाता हूँ, गांव से अशोकनगर दूध लेकर जाता हूँ, 6-7 भैंसे भी रखता हूँ। तो हमारी जो एक भैंस है ना, 3 बार उसका 3-4 डॉक्टरों से इलाज किया, बैठने में उसके बेली सी आती है, तो उसे रस्सी का उसे फंदा लगाना पड़ता है बैठने में। उसके घुटने में खराबी है क्या? घुटने मुड़ने में खराबी है क्या? नहीं सर, खूब खाना भी खाती है, चारा भी, चलती फिरती भी है। हाँ हेलो सर। हाँ उसके घुटने में खराबी है क्या? नहीं सर। क्या दिक्कत आती है अनवर जी? वो बैठने में है ना, उसे जेली सी आती है सर। बैठने में जेली सी आती है? तो आपके जो डॉक्टर हैं वहाँ के जिले पशु अधिकारी, उनको नहीं दिखाया आपने? ये आपके जो दिखाया सर, 2-3 बार इलाज करवाया, मगर कोई फायदा नहीं। उन्होंने बताया क्या आपको? जी इलाज करते हैं, 500-700 रुपए ले जाते हैं, फायदा कुछ नहीं। जो जिले के जो आपका ना एनिमल पशुपालन विभाग है, वो लोग फ्री में इलाज करते हैं और पूरी जानकारी भी देते हैं। और नहीं तो आप जो कृषि विज्ञान केंद्र है, आपके कृषि विज्ञान केंद्र में भी कोई वेटनरी डॉक्टर होगा, पशु चिकित्सक होगा, आप उनसे सलाह ले सकते हैं, क्योंकि इसके पशु की जांच होना बहुत जरूरी है। जब तक रोग का सही पता नहीं होगा तो उसको इलाज बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रोग क्या है, क्या प्रॉब्लम है, तभी आपको पशु चिकित्सक बता पाएगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आपके जो सरकारी विभाग के जो जिले के पशुपालन अधिकारी हैं, आप उनसे संपर्क करें, वो आपको किसी दूसरे वेटनरी डॉक्टर को भेजेंगे, आपके पशु की जांच करवाएंगे और आपको जो दवाई मिलेगी वह तो फ्री मिलेगी या केवल आपको दवाई के पैसे देने पड़ेंगे। वो भी मेडिकल स्टोर पे आपको सरकारी विभाग से फ्री दवाई मिलती है और पूरी जानकारी मिलती है। अन्यथा आप कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। जी डॉक्टर डबास, बरसात के मौसम में पशुओं की रहने की व्यवस्था किस तरह से करनी चाहिए? पशुओं की रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो बरसात के मौसम में एक थनैला ऐसा रोग होता है जो पशुओं में अगर आ जाता है तो थन चला जाता है। कई बार 1 थन, कई बार 2 थन, और जब थन चला जाता है तो दूध उत्पादन तो कम होता ही है, साथ साथ में उस पशु की जो मूल्य है वो भी काफी घट जाता है और किसान को काफी नुकसान होता है। इसका जाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर पशुशाला में सफाई नहीं है और जब दूध निकालने के बाद अगर पशु बैठ जाता है या पशु के थन को हम दूध निकालने से पहले ठीक से धोते नहीं है और बाद में नहीं धोते हैं, तो इनके इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जब भी दूध निकालें तो दूध निकालने से पहले थनों को अच्छी तरह धोएं और निकालने के बाद भी थनों को अच्छी तरह धोएं और दूध पूरा निकालें। और इसके बाद बात आती है कि उसको पशु को आधे घंटे तक बैठने नहीं देना। अगर हम उसको बैठने देते हैं तो जो थन है उसका जो सुराख खुला होता है और इस सुराख के अंदर कोई भी जीवाणु अगर घुस जाते हैं तो वो आपको थनैला रोग कर सकते हैं। और इसको खड़ा रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जब नया उसको दाना डालें और उसमें कोई जो पशु जो चाव से खाता है उस चीज को उसमें ऐड कर दे दूध निकालने के बाद में, जिससे पशु खाने में व्यस्त हो जाए और वो बैठे नहीं। अगर बैठेगा नहीं तो उसमें थनैला रोग होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरी बात आती है कि पशुशाला की समय सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि नमी वातावरण में बढ़ जाती है, बरसात होती है। तो एक तो हमें पशुओं को बरसात से भी बचाना है, ज़्यादा बरसात हो तो उसको हमने ठीक से अंदर रखना है, और जो हमारी पशुशाला है उसको भी साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें अगर आपको फिनाइल का भी प्रयोग करना पड़े वो करना चाहिए और अच्छी तरह साफ रखना चाहिए। जितना साफ रखेंगे उतना अच्छी बात है। इसके साथ साथ में जहाँ हम पशु को रखते हैं वहाँ पे सही हवा का आवागमन भी होना बहुत जरूरी है और पशुओं को सही जगह भी मिलना बहुत जरूरी है और पशुओं को स्थान बदलना भी जरूरी है दूध से पहले। और खासकर जो हम चारा जो खाते हैं वो तभी पशु खा पाते हैं जब उनको थोड़ा सा अच्छा मौसम मिले। तो सुबह में जब मौसम सुहाना होता है उस समय में दाना देना चाहिए। इसी तरह शाम को भी जब मौसम सुहाना होता है उस समय देना चाहिए। जब गर्मी ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा ह्यूमस बढ़ी हुई हो उस समय पशु खा के खुश नहीं होता है। और जो हम दाना चारा खाता है तो चारा खाने के बाद जितना भी चारा खाए उसको खाने दें, उसके बाद में उसको निकाल दें। अगर चारा खोर के अंदर पड़ा रहेगा तो इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, नमी ज़्यादा होगी, इन्फेक्शन हो गया, दिक्कत पशु को दिक्कत हो सकती है। तो उसको साफ सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी है। और जो पशु ब्याते हैं
उनको शुरू में 10 दिन तक अगर हम उसका दाना उबाल के देते हैं तो एक तो उनको इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, दूसरा उसका पाचन जो पाचन शक्ति उसकी बढ़ जाती है, तो पशु उसको आसानी से पाचन कर पाता है, तो उसको उबाल के देना चाहिए। और जब पशु ब्याता है तो हमें ब्याने के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही ब्याए तो एक तो हमने बच्चे के मुंह को बिल्कुल साफ कर देना चाहिए, उसका जो नेवल कॉर्ड है उसको बिल्कुल साफ ब्लेड से, बिल्कुल जिसको हम स्लाइस किया उससे काटना चाहिए और काट के उसको ठीक से बांधना चाहिए, अन्यथा यहाँ से इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, उसको हमें उसको इन्फेक्शन से बचाना है। और एक दूसरी बात मैं और ख़ास बात कहूँगा कि जो बच्चा नया बच्चा होता है उसको हफ्ते में 10 दिन के अंदर अंदर हमें उसको पेट के कीड़ों की दवाई अवश्य पिलवानी चाहिए। ये आप अपने पशु चिकित्सक से भी संपर्क करके पिला सकते हैं, क्योंकि इनके पशुओं में अगर कीड़े हो जाते हैं तो वो काफ़ी नुकसान करते हैं। इसी तरह जो दुधारू पशु हैं उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उनके पेट में कीड़े ना हो और बाहर में जो कीड़े होते हैं उनको भी उससे बचाना चाहिए। और पशुशाला को साफ रखते हुए, क्योंकि जितने भी एक्टोपैरासाइट हैं ये पशुशाला में ही पनपते हैं और ये सफाई की कमी से बातें जो आप कह रहे हैं कि साफ सफाई का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए और जिससे कि आपके पशुओं को कोई रोग ना हो, खासकर बरसात में। डॉक्टर पांडे, आपसे चलते चलते जानना चाहेंगे, कोई सुझाव आप देना चाहें? जी देखिए, निश्चित तौर पर जो हमारे मुर्गी पालक करने वाले लोग हैं, मैं उनको यही करना चाहूंगा कि जो बरसात का मौसम है इसमें आप फफूंदी से और बाह्य परजीवियों से अपने जो मुर्गियां हैं उनको इससे बचाएं। उचित मात्रा में उनको आहार दें, संतुलित आहार दें, जितना आहार की आवश्यकता होती है उतना आहार। जो हमारे पक्षी होते हैं वो मांसल पक्षी 3 किलोग्राम खा के 1 किलोग्राम का वजन लेते हैं। इस तरीके से आप उनको आहार दीजिए, शुद्ध पानी दीजिए, टीकाकरण अवश्य कराएं। टीकाकरण नहीं होगा ढंग से तो हमारी जो मुर्गियां हैं वो कहीं न कहीं सफर कर जाएंगी बीमारियों से। तो आप बीमारियों पर टीकाकरण लगाएं और उनका आवास जितना है, उनको जो 1 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है प्रति पक्षी हमारे मांसल, और जो हमारे अंडे वाले पक्षी होते हैं उनको 2 स्क्वायर फुट बड़े पक्षियों की आवश्यकता होती है। इतनी जगह उनको अवश्य दें। जगह की कमी होने पर भी उनका उत्पादन निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। तो हमारे मुर्गी पालन ये काम करें मुर्गी पालक भाई, और साथ में प्रशिक्षण लेना ना भूलें। किसी भी जगह से प्रशिक्षण लेकर अपना यदि आप मुर्गी पालन चालू करेंगे तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। जी डॉक्टर पांडे, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर डबास, आपसे भी चलते चलते सुझाव चाहेंगे, कोई खास महत्वपूर्ण बात आप हमारे पशुपालकों को बताना चाहें? बिल्कुल, पशुपालकों को वही बताना चाहेंगे तो संतुलित आहार होना चाहिए, पानी का अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, हरा चारा अधिक से अधिक मात्रा में मिलना चाहिए। इसके साथ साथ में जो नए बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, और जब कोई पशु अगर बीमार हो जाता है तो उसको हमने बिल्कुल स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए, तभी हम उसका ध्यान रख पाएंगे। अगर वो स्वस्थ पशुओं में रहेगा तो बीमारी उन पशुओं में फैल सकती है। और टीकाकरण को बिल्कुल ना भूलें। दूध निकालते समय ध्यान रखें कि थनों में इन्फेक्शन ना हो। निकालने से पहले और बाद में थनों का धोना बहुत जरूरी है। और पशु को दूध निकालने के बाद बैठने ना दें कम से कम आधा घंटा तक, इसका विशेष ध्यान रखें। तो इनका ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। और दूध का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि दूध में कोई साफ सफाई रहे और दूध निकालने का तरीका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जी डॉक्टर डबास, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे मेहमानों ने जो खास महत्वपूर्ण बातें आपको बताई हैं उसका आप ध्यान रखेंगे। और आइए अब आपको बता देते हैं कल के कौन से विषय हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। कल के हमारे विषय है बेलदार सब्जियों की खेती और सेब के बागों की समसामयिक कार्य। तो इन दोनों ही विषयों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कल। और साथ ही अब आपको बता दें हमारा ईमेल आईडी क्या है जिसके जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, सवाल लिख के भेज सकते हैं। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए और हमसे जुड़ने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, हमारा पेज खुल जाएगा, उस पर अपनी समस्या या फिर अपना सवाल लिख भेजिए। और साथ ही कॉल सेंटर के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।